नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। गिफ्ट लेना किसे अच्छा नहीं लगता, पर ध्यान रहे कहीं गिफ्ट लेने के साथ आपको गिफ्ट पर टैक्स ना देना पड़ जाए। तो कौन से ऐसे गिफ्ट हैं जिन पर टैक्स देना पड़ सकता है, किन से गिफ्ट लेने पर टैक्स नहीं लगेगा और गिफ्ट डीड कब बनाना है जरूरी, ये तमाम बारीकी आप समझना चाहते होंगे। तो इस खास शो में हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं जो इन कंफ्यूजन को दूर करेंगे। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और रुचिका भगत टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ है। सुनील जी और रुचिका, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के खास कार्यक्रम में। गिफ्ट का सीजन आ चुका है और ये टाइम ऐसा होता है जब त्योहार भी हैं, शादियां का टाइम शुरू हो जाएगा और गिफ्ट का लेन देन चलन काफी आम है और खासतौर पर इंडियन सोसाइटी में तो इसका चलन भी बहुत है। इसलिए कई ऐसे गिफ्ट होते हैं जो कि लेने में खुशी होती है लेकिन उसके बाद टैक्स भी देना पड़ जाता है। जरा उस पर एक निगाहें डालते हैं। अब मैं सुनील जी सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम गिफ्ट की बात करते हैं तो गिफ्ट से मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि गिफ्ट तो बहुत तरीके के मिलते हैं। कैश में भी गिफ्ट मिलता है, कुछ प्रेजेंट्स मिलते हैं, कुछ शो पीसेस मिलते हैं, कभी कुछ कीमती सामान मिलता है, गहने मिलते हैं। तो यहाँ पर गिफ्ट का मतलब क्या हुआ? स्वाति, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को, अपनी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने बड़ा सही मौके पर सही विषय चुना है, गिफ्ट का लेन देन। और सबसे पहले गिफ्ट का लेन देन तो कल ही शुरू हो जाएगा। हर भाई अपनी बहन को कुछ देना चाहेगा। और आपने सही कहा कि गिफ्ट का मतलब क्या है। देखिए, हमारे देश में कभी गिफ्ट टैक्स एक्ट हुआ करता था। सरकार पूरा एक एक्ट था जहां पर देने वाले को, डोनर को टैक्स देना पड़ता था। 1998 में सरकार ने गिफ्ट टैक्स को हटा दिया। तो लोगों ने इतने गिफ्ट देने शुरू कर गए कि सरकार भी घबरा गई कि हर आदमी को गिफ्ट दे रहा है। तो 2004 में सरकार गिफ्ट टैक्स तो नहीं लाई, लेकिन धारा 56(2) एक साथ लेके आई थी, जिसको अब 56(2)(10) कहते हैं। वहां पर गिफ्ट के कुछ नियम बना दिए। और गिफ्ट कैसा भी हो सकता है, कोई ईसीएस से हो सकता है, वो इन काइंड भी हो सकता है, वो एक प्रॉपर्टी हो सकती है, एक इमोल प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंड बिल्डिंग भी गिफ्ट में हो सकती है, मोबाइल प्रॉपर्टी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है। और ज्वेलरी का गिफ्ट बहुत चलता है हमारे देश में। ज्वेलरी है, शेयर्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ भी बॉन्ड्स हैं, कुछ भी ऐसा आप गिफ्ट कर सकते हैं। आप कार गिफ्ट कर सकते हैं, आप घड़ियां गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि देने वाले पर टैक्स के नियम नहीं है। अब डोनर पे गिफ्ट नहीं लगता, लेकिन हाँ, डोनी फंस जाता है। और डोनी को आपको सबसे पहले देखना है कि आपको गिफ्ट रिलेटिव से आया या नॉन रिलेटिव से आया। 56(2)(10) धारा जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है गिफ्ट को लेकर। वहां पर एक गिफ्ट, एक रिलेटिव की डेफिनेशन है। 55 रिलेशन वहां पर दे रखे हैं, 55, जहां पर जो कि ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। और वहां पर गिफ्ट लेने से आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। इमीडिएट रिलेशन है, बहन, भाई, चाचा, मामा, मामी, बहन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सारे रिलेशन हैं। वहां से आप गिफ्ट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने नॉन रिलेटिव से, अपने कजिन से, अपने दोस्तों से गिफ्ट ले लिया, तो ध्यान रखना, पूरे साल में केवल 50,000 रुपए, हर ओकेजन को मिलाकर 50,000 रुपए से, सारे सोर्सेज से आप गिफ्ट ले सकते हैं। अगर 51,000 हो गया तो टैक्स 1,000 पर नहीं लगेगा। टैक्स पूरे 51,000, 51,000 पर ही आपको देना पड़ेगा। तो आपको ये सारे नियमों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, वरना आपको टैक्स लग जाता है। और दूसरी बात, अगर आपने ऐसे सोर्स से गिफ्ट ले लिया जिसके पास सोर्स ही नहीं है, आपने कहा मेरे चाचा जी ने गिफ्ट दे दिया आपको 20 लाख रुपए, और चाचा जी के पास अगर सोर्स नहीं है, तो फिर आपको ज्यादा टैक्स लगता है, 78%। क्योंकि सोर्स बता नहीं पाया आदमी कहां से आया, तो उसमें देने वाले और लेने वाले दोनों को टैक्स लग जाता है। बिल्कुल। तो गिफ्ट किसे कहते हैं और किनसे गिफ्ट पर टैक्स नहीं है, ये समझा हमने। लेकिन जरा इस पूरे क्रम में हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आम तौर पर कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां से गिफ्ट लेने और देने पर ज्यादा कोई टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए। क्योंकि रुचिका, समझना जरूरी है, क्योंकि हमने कहा शादियों का सीजन, वहां पर गिफ्ट का चलन बहुत ज्यादा आम है। बहुत सारा मतलब इवेंट्स होते हैं जहां पर गिफ्ट लेना देना काफी आम है। पर ऐसे कौन से खास आप पॉइंट आउट करेंगे, ऐसे कुछ मौके होते हैं जिस पर अगर आप गिफ्ट दें तो टैक्स फ्री माना जाएगा? जी, हमारा सेक्शन 56 है जो इनकम टैक्स में बताता है कि कहाँ कहाँ से हमें गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल है, और कहाँ कहाँ से नहीं मिलता है तो टैक्सेबल नहीं है।
जैसे हमने एक बात की, अगर मुझे ब्लड रिलेशन में मिलता है, हमारे 55 रिलेशंस जो डिफाइंड है उसके अंदर अगर आपको मिल रहा है तो वहां पे टैक्सेबल नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और चीजें भी हैं, अगर हमें मिल रहा है तो भी टैक्सेबल नहीं है। जैसे आप शादी पे किसी को सगन दे रहे हैं, वो टैक्सेबल नहीं है। आप बर्थडे पे किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, वो टैक्सेबल नहीं है। जब मैं गिफ्ट की बात करती हूँ तो गिफ्ट के अंदर केवल कैश इंक्लूड नहीं होता, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, ज्वेलरी भी है, बुलेटिन्स भी है, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। बट अगर मैं गिफ्ट करती हूँ किसी को वॉच, जितनी भी एक्सपेंसिव वॉच हो वो टैक्सेबल नहीं है। अगर आप लग्जरी कार दे रहे हैं किसी को गिफ्ट, वो टैक्सेबल नहीं है। इसी तरह से आप अगर शेयर स्टॉक देते हैं किसी को, वो उसके ऊपर गिफ्ट लगेगा। तो हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना है वो गिफ्ट आपको रिलेटिव से मिल रहा है या अदर देन रिलेटिव मिल रहा है। अगर मुझे रिलेटिव मिल रहा है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर, इन एनी हाउ वो मेरे लिए एग्जेम्प्ट है। बट अगर वो मुझे रिलेटिव से नहीं मिल रहा है तो मुझे देखना है कि वो मुझे कौन सी चीज गिफ्ट मिल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ज्वेलरी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कैश है, बैंक बैलेंस है, शेयर्स हैं, अगर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं तो लिमिट देखेंगे 50,000 की, उससे ऊपर मिला तो टैक्सेबल है, नहीं तो नहीं। अगर इनके अलावा जैसे मैंने आपको बताया वॉचेस हैं, कार है, ये सब मिल रहा है तो उस केस में चाहे आप रिलेटिव नहीं भी हैं तो भी वो एग्जेम्प्ट है। तो इन चीजों का मुझे ध्यान रखना है, सबसे पहले रिलेटिव है या नहीं है, फिर अगर रिलेटिव नहीं है तो लिमिट क्या है और वो उन एसेट्स में कवर होता है जो एग्जेम्प्ट है या नहीं। तो गिफ्ट लेना भी सोच समझकर, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपने सुनील जी यहाँ पर अभी जिक्र किया था कि अगर आप किसी को कैश में गिफ्ट देते हैं तो रिश्तेदार से मिले गिफ्ट पर तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसकी भी एक सीमा तय की गई है। 50,000 तक तो चलता है, लेकिन 50 से ऊपर 1,000 भी गया तो पूरे 51,000 पर लग जाएगा, मतलब 51,000 के शगुन पर टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन इसमें भी कोई उससे भी बड़ा अमाउंट देता है, अगर लाख हो गया, 2 लाख हो गया, उससे ज्यादा है, क्योंकि कैश में गिफ्ट थोड़ा सा करीबी में ही दिया जाता है, तो वहां पर क्या प्रावधान है? देखो स्वाति, बिल्कुल सच बात है कि रिलेटिव से गिफ्ट टैक्स नहीं है, लेकिन अगर एक धारा हो रहा है 269 ST, उसमें यह कहा गया है कि अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी से कैश रिसीव किया तो आपको पेनल्टी लगा सकते हैं। तो उसमें ऐसी कोई एग्जम्पशन नहीं दे रखी है कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा गिफ्ट ले सकते हैं, पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि गिफ्ट आपने रिलेटिव से भी ले लिया, पर रिलेटिव के पास भी सोर्स का होना बड़ा जरूरी है। अगर वो ये बताएंगे, मान लीजिए उन्होंने 2 लाख का गिफ्ट दिया वो कैश में, तो उनको बताना पड़ेगा कि 2 लाख उनके पास कहां से है, उन्होंने बैंक से निकाले या उनके पास कोई इनकम का सोर्स था या उनके पास में पहले कोई ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, कहां से पैसा है उनके पास में। अगर वो सोर्स आप नहीं बता पाए तो फिर धारा चेंज हो जाती है, फिर आपको फिर टैक्स 30% नहीं लगता, फिर 78% जाके वो टैक्स करते हैं धारा 68 में। तो एक बात का आपको विशेष ये ध्यान रखना है, क्योंकि कैश के गिफ्ट को लेके हमेशा से इश्यू रहते हैं, इसलिए अगर आप कैश में गिफ्ट ले रहे हैं, अपने रिलेटिव से ले रहे हैं, तो आपको एक गिफ्ट डीड बनानी बड़ा जरूरी है, और जिसमें पता हो कि कौन है, उसकी केवाईसी हो, किसने मुझे गिफ्ट दिया और उसके पास वो पैसा कहां से आया, किस सोर्स से आया, ये बताना बड़ा जरूरी है। अगर वरना आप हमेशा फंसने के चांस आपके ऊपर रहते हैं। आपने गिफ्ट डीड का यहाँ पर जिक्र किया सुनील जी, मैं यही इस बात को आगे बढ़ाते हुए रुचिका के पास जाती हूँ कि जैसा सुनील जी ने बताया कि गिफ्ट देने से पहले गिफ्ट डीड जरूर बनवाएं। जरा उसके थोड़े से और पहलू जरा आप समझना चाहेंगे रुचिका आपसे, गिफ्ट डीड कैसे बनानी चाहिए, कहाँ पर बनाए, किसकी मौजूदगी में बनाने की जरूरत है, क्या उसको रजिस्टर कराना जरूरी है, क्या डिटेल्स देना है, कौन कितने तक के गिफ्ट के रकम तक गिफ्ट डीड जरूरी हो जाता है, ये तमाम बारीकियां जानना जरूरी है, या संपत्ति अगर दे रहे हैं तब भी गिफ्ट डीड बनाने की जरूरत है? देखिए, अगर हमें लीगलाइज रखनी है सारी चीजें और सब्सटैंशिएट करना है फ्यूचर में कभी भी कि हाँ ये गिफ्ट हुआ था, तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा ही गिफ्ट डीड ड्राफ्ट करनी चाहिए। आप नोटराइज करा सकते हैं इसको, स्टैम्प पेपर पे किसी को भी गिफ्ट डीड दे सकते हैं, किसी को भी गिफ्ट डीड ड्राफ्ट कर सकते हैं उसमें। इस केस के अंदर आप चाहे गिफ्ट 1 रुपए का दे रहे हैं, चाहे 1,000 का, चाहे लाख का, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर गिफ्ट डीड बनाने के लिए। आप इन एनी केस अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए हमेशा ही जब भी किसी को गिफ्ट करते हैं आप एक गिफ्ट डीड जरूर बनवाइए। उसमें डोनर डोनी जो है वो डिफाइंड होते हैं, अमाउंट डिफाइंड होता है, कौन सा गिफ्ट दिया।
इसके अंदर एक चीज और भी रहती है कि जैसे हम अगर रिटर्न कल को फाइल कर रहे हैं और मैं ये दिखाती हूँ कि मुझे ये गिफ्ट मिला है, तो ऑब्वियसली जो दूसरी पार्टी जो मुझे गिफ्ट दे रही है, जो डोनर है आपका, वो उतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उस अमाउंट को सब्सटैंशिएट कर सके। माने अगर उसकी इनकम सिर्फ 2 लाख रुपए की है और वो आपको 15-20 लाख रुपए का गिफ्ट कर रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है उस केस के अंदर। तो टू बी ऑन सेफ साइड, आप हमेशा ही जब भी गिफ्ट लेते हैं तो एक गिफ्ट डीड जरूर बनवाइए, चाहे वो शेयर्स की फॉर्म में है, चाहे वो बैंक की फॉर्म में है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में गिफ्ट हो, एक गिफ्ट डीड जरूर होनी चाहिए जो नोटराइज और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो गिफ्ट डीड की इम्पोर्टेंस बताई सुनील जी और रुचिका ने। अब थोड़ी अचल संपत्ति की तरफ आ जाते हैं। चलिए, कैश हो गया, गहने हो गई, ज्वेलरी हो गई, कीमती कार हो गई, कीमती घड़ी हो गई, इसके बारे में चर्चा की। लेकिन कई बार ऐसा होता है सुनील जी कि वसीयत में संपत्ति मिल जाती है। अभी कोई पुश्तैनी संपत्ति मिल गई, किसी ने वसीयत लिखी थी और उसमें संपत्ति आ गई। अब उसमें क्या अलग अलग जो सिचुएशंस हो सकते हैं। रिश्तेदार से संपत्ति मिलती है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? पहले शुरुआत यहां से करते हैं जरा। देखिए स्वाति, बड़े मजे की बात यह है कि वसीयत में आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिले, रिश्तेदार से मिले, अपने दादाजी से मिले, अपने पिताजी से मिले, अपने दोस्तों से मिले, किसी अनजान से मिले, कोई टैक्स नहीं लगता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई दूर का रिश्तेदार चल बसा और वो एक वसीयत बना गए थे बहुत पहले कि साहब ये जब ये 18 साल के हो जाएंगे या मेजर हो जाएंगे 21 साल के, तो आप इनको ये प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। तो विल पे आपको जो भी प्रॉपर्टी मिलती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, आपको वसीयत में प्रॉपर्टी आ गई, आप उस प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं, तो जब आप बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जहां जिसने वसीयत की थी, जब उसने प्रॉपर्टी को खरीदा था, उसका जो कॉस्ट है और प्लस जो इंडेक्सेशन है, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तीसरी बात, अगर आपको विल से कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो आपको पता होगा विल पे बड़ा डिस्प्यूट होता है कि विल ओरिजिनल है, सही है, नहीं है, ये लास्ट विल थी। क्योंकि एक आदमी अपनी जिंदगी में कितनी बार भी विल्स बना सकता है, जितना उसका मन करे उतनी विल बना ले। अगर विल रजिस्टर्ड नहीं है तो ये प्रूव करना पड़ता है कि ये विल जो है ये रजिस्टर्ड विल, ये लास्ट विल है। अगर रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें विटनेस है, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो विल से अगर आप प्रॉपर्टी रिसीव कर रहे हैं तो आपको विल की कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। और सेकेंडली, अगर इमोल प्रॉपर्टी है तो उसका प्रॉपर ट्रांसफर आप जरूर करवा लीजिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में। लोग गलती ये करते हैं कि विल से प्रॉपर्टी आ गई, उसको ट्रांसफर नहीं करवाते हैं, और जब बेचने जाते हैं तो बड़ी दिक्कत उनके पास में आती है। तो उसको ट्रांसफर करवाइए, म्यूटेशन पे नाम से जरूर करवा लीजिए। और यही प्रॉपर्टी अगर रुचिका माता पिता गिफ्ट में दे दें, वसीयत में नहीं लिखा हुआ है लेकिन नाम कर दिए अपने बच्चों के अपने रहते हुए, तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही नियम लागू होते हैं? और अगर उसी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, क्या उसमें कोई टाइम पीरियड मेंशन्ड है कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद बेचा तब टैक्स लगेगा? फिर रिटर्न में उसको कैसे दिखाना होता है? कई लोग हमसे जानते हैं कि माता पिता से प्रॉपर्टी मिली थी और उसको हमने बेच दिया, अब उस पर टैक्स क्या लगेगा, रिटर्न में क्या दिखाऊं? देखिए, जब आपको किसी भी रिश्तेदार से, चाहे माता पिता है, दादा दादी है, कोई भी रिश्तेदार है, अगर आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है उस समय कोई टैक्स नहीं लगता। एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर है। अब जब वो मुझे मिली, मैंने टैक्स पे नहीं किया, बट अल्टीमेटली जब मैं उसको फ्यूचर में बेचने के लिए जाती हूँ, जब मैं बेचूंगी उस टाइम पे कैपिटल गेन्स लगेंगे। अब बात आती है कैपिटल गेन्स में लॉन्ग टर्म लगेगा या शॉर्ट टर्म लगेगा। एक चीज, दूसरी चीज, इसके अंदर कॉस्ट क्या होगी उस प्रॉपर्टी की, क्योंकि मुझे तो वो गिफ्ट पे मिली है। तो हम जब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म देखते हैं तो इसके अंदर पीरियड ऑफ होल्डिंग जो प्रीवियस ओनर का है, जैसे मुझे अगर मेरे फादर से मिली है तो उनका भी पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड होगा जब मैं उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म देखूंगी। एक चीज। दूसरी बात, जब हम आते हैं कॉस्ट के ऊपर, तो अगेन जो मेरे प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है, जितने में उन्होंने खरीदी थी, सब्जेक्ट टू द वैल्यूएशन एज ऑन 2001, उसके बेसिस पे मैं कॉस्ट वही लूंगी जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो और कुछ हम क्लैरिटी ले रहे हैं। जी जी कंसिडर करते हैं जी, ओके, बिल्कुल ठीक है रुचिका। तो क्या कहते हैं, गिफ्ट पर टैक्स के नियम, गिफ्ट का जो लेन देन है आप करें तो थोड़ा संभल कर और समझें कि टैक्स के नियम कहाँ लगते हैं, कहाँ पर टैक्स लगेगा, कहाँ पर टैक्स फ्री है गिफ्ट, कौन से गिफ्ट टैक्सेबल है, कौन से गिफ्ट टैक्स फ्री है, ये समझने की कोशिश करें। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और रुचिका भगत हमारे साथ हैं। सुनील जी, क्योंकि जहां पर
गिफ्ट देने की बात आती है, हम जरा समझना चाहते हैं गिफ्ट या फिर अगर हम इसको जो दान दिया जाता है, सबसे पहले मैं यहां से शुरुआत करती हूँ। जो दान दिया जाता है, मानिए किसी विदेशी ट्रस्ट को दान दिया गया है, क्या वो गिफ्ट की श्रेणी में आता है? उसको हम वैसे ही हम नॉर्मली तो दान पुण्य ही कहते हैं, तो पर जो टैक्सेबल टर्म्स में या लीगली उसको क्या हम गिफ्ट की श्रेणी में लाएंगे? और विदेशी ट्रस्ट को मानिए किसी ने दान दे दिया हो, क्योंकि काफी लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि जा तो देश से बाहर पैसा रहा है, तो या विदेश से किसी ने यहाँ पर भेजा है पैसा किसी ट्रस्ट को, तो वहां पर टैक्स के नियम कैसे रहेंगे? देखिए स्वाति, बड़ा रेलिवेंट सवाल है और बड़े कंफ्यूजन लोगों को हमेशा इसमें होते हैं। ट्रस्ट दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्राइवेट ट्रस्ट, आपने पनामा, बहामास, माल्टा के ट्रस्ट सुने होंगे, पनामा पेपर लीक बड़े हुए थे। ओवरसीज ट्रस्ट लोग बनाते हैं मल्टी लेयर्ड, और वहां से फिर इन्वेस्टमेंट घूम कर आती है। तो सरकार ने नियम में परिवर्तन कर दिया। अगर आपने किसी ओवरसीज ट्रस्ट का, किसी को भी, एसएससी को, किसी भी आदमी को आपने बाहर दिया, विदेश में पैसा भेजा और एज ए गिफ्ट भेजा, ठीक है, दान और गिफ्ट को फर्क को समझना बड़ा मुश्किल है। गिफ्ट अगर आपने दिया है तो धारा 9 को चेंज कर दिया था। 9 धारा में कह दिया था कि वो आपको, जो डोनर है, अभी तो हम बात कर रहे थे लेने वाले पे टैक्स लगेगा, जो डोनर है, जो देने वाला है, जो गिफ्ट दे रहा है, वो टैक्स विदहेल्ड कर लेगा उस अमाउंट के ऊपर, फिर वो उस पैसे को ट्रांसफर करेगा। अब जहां तक बात आती है हम दान की, दान जनरली आप चैरिटेबल ट्रस्ट को देते हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो चैरिटी का काम कर रही है। अगर आप हिंदुस्तान में, आप भारत में रजिस्टर्ड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और आपको विदेश से पैसा आता है, तो पहली बात आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA में रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी है। और जब ये मोदी सरकार आई थी 2014 में, उसके बाद में FCRA के नियम को बहुत सख्त कर दिया है। बहुत सारे ट्रस्ट के रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रेशन थे वो कैंसिल हुए हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप विदेशों से पैसा ले रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, तो पहले FCRA का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, वरना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आ जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप बाहर दान कर रहे हैं, विदेश में आप किसी ट्रस्ट को पैसा दे रहे हैं, उसके नियम भी बहुत सख्त है, क्योंकि RBI की परमिशन चाहिए। वो पैसा LRS के माध्यम से नहीं जाता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में नहीं जाता है। आपके पर्सनल गिफ्ट तो अलाउड है LRS में, लेकिन इस तरह के दान अलाउड नहीं है। आपको RBI की परमिशन चाहिए, उसी रूट से आप पैसा भेज सकते हैं। और अगर आपने गलत रूट से पैसा भेज दिया, तो फिर आपको उसमें बहुत ही नुकसान, बहुत पेनल्टीज आपको भुगतनी पड़ सकती है। और यही जो गिफ्ट हम या दान जो रुचिका देते हैं, अब जैसे PM केयर फंड है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उसमें कई लोग डोनेशंस देते हैं। इन तरीके के जो डोनेशंस होते हैं, अगर माने किसी सरकारी या गैर संस्था को दिया जाए, तो वहां पर टैक्स लगेगा या फिर उसको ITR में दिखाने की जरूरत पड़ती है पर्टिकुलर, क्योंकि डोनेशंस का एक कॉलम भी होता है डिडक्शंस क्लेम करने के लिए। तो कितना क्या फायदा उठाया जा सकता है किसी एक दान का, जिसको हम एज इस गिफ्ट की श्रेणी में रख रहे हैं अभी? ये जो हम डोनेशन देते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट को या फिर किसी गवर्नमेंट बॉडी को देते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर फ्लड आ गया, फ्लड रिलीफ में आपने कहीं डोनेट किया, या PM केयर रिलीफ फंड में आप डोनेट करते हैं, कहीं पे भी आप डोनेट करते हैं, तो ये ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं ये रजिस्टर्ड होती हैं, 12A के अंदर, ATG के अंदर रजिस्टर्ड होती है। तो इसके अंदर जब आप कुछ भी पैसा देते हैं, वो डोनेशन है, एक तो वो गिफ्ट नहीं है। क्योंकि वो डोनेशन है, तो इसके लिए आपको ATG के अंदर बेनिफिट मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। आपको 100% मिलेगा या 50% मिलेगा, जो आपने डोनेशन दिया उसकी डिडक्शन, ये डिपेंड करेगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया। तो इसके लिए आप जो रिसिप्ट है वो जरूर लीजिए, उसके ऊपर लिखा होता है कि एलिजिबल फॉर ATG है या नहीं है। अगर वो एलिजिबल फॉर ATG है, तो आपको बिल्कुल इसके अंदर छूट मिलती है इनकम में ATG के अंदर। बिल्कुल, आपने ये क्लैरिफाई किया कि गिफ्ट और डोनेशन में काफी फर्क होता है। डोनेशन देते तो ATG में आपको इसका फायदा भी मिलता है, 100% छूट है टैक्स की। अब सुनील जी, इतने सारे रियलिटी शोज आ गए हैं, लोग इतनी भारी भारी इनाम राशि जीतते हैं इन रियलिटी शोज से, ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी। तो ये जो प्राइज मनी होती है, चाहे वो रियलिटी शो से हुई या फिर किसी प्लेटफॉर्म से मिलती है, इस पर क्या नियम है टैक्स के? क्योंकि ये इसको भी थोड़ा समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरा तो मिलता नहीं होगा डेफिनेटली। माने कोई
करोड़पति बन गया, किसी को करोड़ मिले तो पूरा करोड़ तो मिलेगा नहीं, तो कैसे चलता है पूरा ये सिस्टम? देखिए स्वाति, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, पहले हमने गिफ्ट को डिस्कस किया, फिर दान को डिस्कस किया, हम प्राइज मनी को आगे। और तीनों में एक ही खूबसूरती है कि तीनों के तीनों फ्री में आते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइज मनी के नियम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। वहां गिफ्ट में अगर आपको टैक्स भी लगेगा तो आपके स्लैब रेट पे लगेगा, जिस स्लैब में आप आ रहे हैं। मान लीजिए आपकी कोई इनकम नहीं है, हमने कहा था कि 50,000 रुपए तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगता है। अब मान लीजिए आपको कोई भी इनकम नहीं है और आपको 2.5 लाख का गिफ्ट आ गया, तो फिर तो पूरा ही टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख तो इनकम वैसे ही माफ है। लेकिन प्राइज मनी में ऐसा नहीं है। प्राइज मनी में सरकार ने कहा है कि आपको एक स्पेशल टैक्स लगता है 30% का, 30% फ्लैट टैक्स लग जाता है आपको, उसमें कोई छूट नहीं मिलती है। और आपको ये, जैसे आपको केबीसी से पैसा मिला या आपको कार गिफ्ट में मिल गई, अब आप हैरान होंगे कि मुझे कार गिफ्ट में मिल गई तो मैं कैसे करूंगा, तो ये मैं कैसे पैसा जमा करवाऊंगा। तो जो कार की वैल्यू है उसका 30% पहले आपको जमा करना पड़ेगा उस शो वाले को, वो आपका टैक्स विदहेल्ड करेगा, टीडीएस काटेगा और फिर कार आपको गिफ्ट में देंगे। ऐसे केबीसी में जो चेक आपको मिलता है वो दिखाते तो पूरा है, लेकिन जो आपको नेट अमाउंट आता है वो टीडीएस काटने के बाद ही आता है। तो मतलब पूरा पैसा नहीं, पूरे टैक्स की कटौती के बाद आपको पैसा मिलता है, ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रिश्ता हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं रुचिका, वो ये है कि अगर स्पाउसेस, पति पत्नी या पत्नी पति को आपस में कोई गिफ्ट दे रहे हैं, हम चलिए कीमती गिफ्ट मानते हैं, यहाँ पर सस्ता नहीं महंगा गिफ्ट मानते हैं, तो वहां पर क्या कहते हैं नियम टैक्स के? वो टैक्स फ्री की श्रेणी में आएगा कि उस पर टैक्स लगेगा? बिल्कुल, जो स्पाउस होते हैं वो रिलेशन की डेफिनेशन में आता है, रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है। तो अगर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को कुछ भी गिफ्ट कर रही है तो उसके ऊपर गिफ्ट टैक्स नहीं लगता, मतलब उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट है बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि अगर आप अपनी वाइफ को कुछ प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं और उससे आगे फिर रेंटल इनकम आ रही है या फिर वो प्रॉपर्टी उसने आगे बेच दी है, तो क्लबिंग के प्रोविजन जरूर लग सकते हैं, गिफ्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। ओके। और इसमें सुनील जी, बच्चे भी शामिल होते हैं? मानिए बच्चे को आप, जैसे छोटा नाबालिग बच्चा है, उसको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कीमती गिफ्ट है, क्या ऐसा होता है कि रूल है कि 18 साल तक का इंतजार होने तक, मानिए कोई शेयर गिफ्ट करना है या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं बच्चों के नाम पर और उनको गिफ्ट में देना है, क्योंकि आजकल तो चलन हो गया है ना फाइनेंशियल अवेयरनेस का, कि एक गिफ्ट की जगह उसी पैसों का कोई एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश करके दे दें, तो उसमें क्या कुछ रूल्स अलग हैं या कैसे समझे इसको? देखिए, जैसे रुचिका जी ने कहा, अभी 3 ऐसे रिलेशन है जहां पर गिफ्ट तो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, लेकिन क्लबिंग प्रोविजन धारा 64 के लग जाते हैं। पहला रिलेशन स्पाउस का बताया, हस्बैंड वाइफ। दूसरा रिलेशन है माइनर, अगर आपके माइनर बच्चा है कोई तो उसके रिलेशन में भी आपको टैक्स, गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट है पर उससे जो इनकम होगी वो आपके क्लब हो जाएगी। और तीसरा रिलेशन है डॉटर इन लॉ का। इन तीनों रिलेशन में गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, क्लबिंग होती है। पर आप जब टैक्स प्लानिंग करें तो टैक्स प्लानिंग इस हिसाब से करें कि जिससे टैक्स फ्री इनकम आए, या इनकम जब वो मेजर हो रहा हो उसके बाद आए, तो फिर क्लबिंग नहीं होगी। तो टैक्स प्लानिंग का अच्छा टूल होता है। हाँ, आपने मेजर बच्चों का गिफ्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनर को गिफ्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है, या वाइफ को भी गिफ्ट करते वक्त ध्यान रखना है, इनकम एक्रू ना हो तो फिर बाद में हो। और वाइफ के केस में तो हमेशा ही टैक्स क्लबिंग हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो हमने कुछ नियम समझे आज, गिफ्ट में, गिफ्ट पर टैक्स का गणित क्या कहता है, और इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए सुनील जी और रुचिका, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करेंगे। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।